हेलो एवरीवन, दिस इज असद निजामी एंड यू आर वाचिंग भैया जी की क्लास। आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशंस। इजी सा चैप्टर है और क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आपको 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके बारे में बताना चाहूँगा। 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला तो लेंथ है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। उसका एब्रीविएशन जो यूज होता है वो क्या होता है? स्मॉल एम। फिर है मास। मास का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम। फिर टाइम है जिसका यूनिट सेकंड हो जाएगा, एब्रीविएशन स्मॉल एस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट होता है मोल और एब्रीविएशन इसका हो जाता है एमओएल। सेम एज टेम्परेचर जिसका यूनिट होता है केल्विन। एंड सेम एज इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट तुम्हारा एम्पियर हो जाएगा और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिकली क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, मान लो कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी, उसमें क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है और उसमें कुछ यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट बताना है कि यहाँ से किसी एक फिक्स दूरी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, और एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम मीटर का यूज करते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? मीटर। तो कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट होता है, और वो जो यूनिट होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो कि हर जगह एक पूरे यूनिवर्स में सेम है। फॉर एग्जांपल इंडिया में या फिर अमेरिका में हर जगह मीटर को तुम समझ सको कि मीटर किसका यूनिट है, मीटर किसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स आर देयर। बेस एसआई यूनिट्स से मतलब फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। अभी ऊपर बताया कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं या फिर 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसमें देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, इसमें क्या पूछा है? इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। वो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था उसको बेसिकली हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। तो वो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सा था? तो वो बेसिकली क्या क्या था? वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था मास, लेंथ, टाइम। उसका यूनिट पूछा है इसमें, तो उसका यूनिट क्या क्या था? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ठीक है, इसमें देखो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलम। कूलम दिया है। कूलम फिजिकल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ठीक है, सेम है जिसमें न्यूटन दिया हुआ है। न्यूटन फिजिकल फंडामेंटल यूनिट नहीं है ये। इसमें भी देखोगे तो इसमें फ्लक्स दिया हुआ है, ये हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर हम देखेंगे तो बेसिकली कौन कौन सा होता है? एक तो एम होता है जिसमें हम लेंथ को मीटर में शो करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। सेम एज एक सी होता है जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में यूज करते हैं। फिर एसआई, एक एसआई यूनिट होता है जो कि एमकेएस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो कि हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अभी पढ़े पढ़े वही एसआई यूनिट होता है। ठीक है, तो ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट है, एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई। डेसिबल जो होता है वो बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, वही सेम एज क्वेश्चन, फिजिकल फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सा है या फिर बेसिक यूनिट कौन कौन सा है, यही पूछा है। तो इसमें पूछा है कौन सा बेसिक यूनिट नहीं है। ठीक है, नॉट अ बेसिक यूनिट। तो टाइम तो बेसिक यूनिट होता है, टेम्परेचर भी बेसिक यूनिट होता है, मास भी बेसिक यूनिट होता है, मोमेंटम जो होता है वो नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटी को शो नहीं करता है? तो टाइम जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इम्पल्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन किलोग्राम क्या है? किलोग्राम बेसिकली यूनिट है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मास का यूनिट किलोग्राम होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा है? द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट्स इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी हम तुमको बताया एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इसमें तुम अगर एक चीज देखा होगा तो इसमें लेंथ को मीटर में करते हैं, मास को किलोग्राम में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं। सीजीएस में भी लेंथ को, सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से और टाइम को सेकंड से करते हैं।
इसमें भी देखोगे अगर तो इसमें भी टाइम को सेकंड से शो कर रहे हैं, इसमें भी टाइम का यूनिट जो होता है सेकंड होता है, और एसआई यूनिट में भी जो टाइम का यूनिट होता है, अभी जो ऊपर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़े, उसमें भी जो टाइम का यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड। तो बेसिकली द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है। इसमें पूछा फिजिकल क्वांटिटी जा, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है, डिग्री ये सब यूनिट है, डिग्री रेडियन स्टे रेडियंस। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें पाउंड्स डॉलर्स रुपीज ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, किलोज पाउंड्स गैलोन्स ये सब तुम्हारा यूनिट हो गया। इसमें पूछा फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, तो इसमें हो जाएगा लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट। अभी हम जो 7 फंडामेंटल बेसिकली पढ़े, तो उसमें से 3 फंडामेंटल जो हर जगह यूज होता है वो कौन कौन सा था, मास लेंथ एंड टाइम। ठीक है। इसका यूज करके हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट को डिराइव करेंगे। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो 7 होते हैं, जिसमें से 3 जो होता है ये बेसिकली हर जगह यूज होता है। ठीक है। तो मास का क्या हो जाएगा, मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो याद करना, डायमेंशन जो होता है वो एम होता है, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, और टाइम का जो डायमेंशन होता है वो टी होता है। सेम एज अगर हम करंट का डायमेंशन देखेंगे, तो करंट का डायमेंशन जो होता है वो आई होता है, या फिर इसका डायमेंशन ए भी होता है। ठीक है। इससे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट, तो इसमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, लेंथ मास टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मास लेंथ टाइम जो होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मास लेंथ एंड टाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम पढ़े, उसमें उसके बाद जो और सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं या फिर यूनिट होते हैं वो उस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किए जाते हैं। तो मीटर किलोग्राम एम्पियर ये तो फंडामेंटल यूनिट होता है, केल्विन मोल एम्पियर। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट अ ड्राइव यूनिट, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो ड्राइव यूनिट का होना चाहिए। इसमें देखो एम्पियर आ जा रहा है, एम्पियर जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है, किलोग्राम भी फंडामेंटल यूनिट होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वोल्ट न्यूटन जूल, इसमें से तीनों कॉम्बिनेशन जो है वो तीनों में से कोई भी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट को शो नहीं करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा है सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो सिंबल यूज करते हैं, अभी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े, उसमें उसमें से एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल, और इसका एब्रीविएशन जो यूज करते हैं सिंबल वो क्या होता है, MOL। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू। याद रखना बेसिकली ये 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ज के बराबर होता है। ठीक है। इस अर्ज जो होता है वो बेसिकली सीरीएस यूनिट होता है, जूल जो होता है वो SI यूनिट होता है, इसमें SI यूनिट से सीरीएस यूनिट में कन्वर्जन किया है। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहला रूल जो है बेसिकली वो क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 53, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, या दोनों नॉन जीरो है तो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर। 65, 763, तो ये सारे इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। ठीक है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा रूल देखना, जीरो लोकेटेड बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो लोकेट होगा उसको हम सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल 605, तो ये जीरो जो है वो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट है, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट ट्रीट करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। सेम है 7003 मान लो, तो 7 जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, 3 भी नॉन जीरो डिजिट है, तो अगर ये दो जीरो जो बीच में है उसको भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। तीसरा देखना है, इसमें बोला है लीडिंग जीरोज एट द स्टार्ट ऑफ अ नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 003, तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे हम, तो जो नॉन जीरो डिजिट है 3, ये सिर्फ एक ही होगा। ये स्टार्टिंग जो होता है वो सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, स्टार्टिंग वाला जीरो। ठीक है। फोर्थ नंबर वाला देखना, इसमें बोला है ट्रेलिंग जीरो। ठीक है। ट्रेलिंग जीरो दोज एट द एंड ऑफ अ नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट अनलेस दे आर प्रेसिडेड बाय अ डेसिमल पॉइंट समवेयर इन द नंबर। कहीं डेसिमल डेसिमल का कॉन्सेप्ट आता है, फॉर एग्जांपल 0.003। तो ये याद रखना कि ये जो होता है
ये जो होता है डेसिमल के बाद वाला जो इनिशियल जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर है 300 मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ट्रेलिंग जीरो दोज एट द एंड ऑफ अ नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये तब सिग्निफिकेंट होगा जब ये डेसिमल के बाद आ रहा है, फॉर एग्जांपल 3.00। तो इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ये जीरो दोनों जो होगा वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डेसिमल के बाद आ रहा है तो। इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो दो चीज़ समझना, पहला चीज़ कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा चीज़, जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तीसरा चीज, लीडिंग जीरो जो होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लीडिंग जीरो। लेकिन अगर चौथा केस डेसिमल वाला केस समझना, डेसिमल वाला केस में ही कन्फ्यूजन होता है बेसिकली। डेसिमल वाला केस को ऐसे समझना कि मान लो डेसिमल ऐसे दिया हुआ 0.0030, ठीक है, तो इसमें जो ये है दो स्टार्टिंग जीरो डेसिमल के बाद वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। थ्री तो नॉन जीरो डिजिट है तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। और ये जीरो जो है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, ये इन एंडिंग में है लेकिन डेसिमल के बाद आया तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल के बिना ये लास्ट में आ रहा है, फॉर एग्जांपल 300, तो ये जीरो दोनों जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इस केस में जो ओनली सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 2.308, इसमें पूछा 2.308। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है टोटल वो कितना है, 4 है। हम पहले भी बोले थे ये जीरो जो सारा नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, 2 तो है, 3 भी है, 8 भी है, और जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा है, इफ अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड एज 7.203, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। तो इस केस में 7.203 दिया हुआ है, तो इस केस में भी जो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 300.30, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, पहले तो नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अब ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आया सिग्निफिकेंट, ये जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, मतलब ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होगा। और डेसिमल के बाद अगर कोई सा जीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। जब इस केस में रहे a × 10⁻⁻b के फॉर्म में, ठीक है, तो इस केस में a को कंसिडर करना है, इस केस को कंसिडर नहीं करना है। a में देख लो कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, तो 3 × 10⁸ में ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये नंबर को देखेंगे जो स्टार्टिंग में। तो ये 3 जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स है और ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। तो पार्सेक याद रखना, पार्सेक जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये तीनों जो होते हैं वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, इसमें देखना, इसमें पूछा लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर अभी बता चुके हैं कि लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम, कौन सा जो है यूनिट टाइम का यूनिट नहीं है। तो सेकंड है यूनिट है टाइम का, ईयर भी और भी है, लेकिन पार्सेक जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। अभी बताया ऊपर में, डिस्टेंस का यूनिट होता है पार्सेक। तो इस केस में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूछा है कि कौन सा यूनिट नहीं है टाइम का, तो टाइम का यूनिट नहीं है पार्सेक, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मान लो क्वेश्चन तुमको यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला पूछा है, अगर तुमको वो नहीं आता है या फिर इसको रटो मत, नॉर्मली इसका फार्मूला याद करो। ठीक, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है बेसिकली, मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, जो कि होता है एम पी। ठीक है, अगर वहीं एंगुलर मोमेंटम आ जाता है तो एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ एक डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब एम बी आर। ठीक है, याद रखना। तो अगर इसका यूनिट हमको लिखना है तो मास का यूनिट क्या होता है, के जी। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और ये लेंथ है, रेडियस बेसिकली, ये जो आर है वो क्या है, लेंथ है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका अगर फाइनल जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा है, एस आई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। और स्ट्रेस का यूनिट पूछा है, तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सेम एज प्रेशर। ठीक, प्रेशर का यूनिट और स्ट्रेस का यूनिट जो होता है वो सेम होता है।
तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा m⁻², या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वही सेम एज प्रेशर का होता है, ठीक है, सेम एज प्रेशर, ठीक है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा है द यूनिट ऑफ टॉर्क की। टॉर्क का यूनिट, टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है बेसिकली इनटू फोर्स होता है, ठीक है। तो आर एफ याद रखना या फिर एफ आर याद रखना, ठीक है। तो ये बेसिकली लेंथ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, और फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट बेसिकली न्यूटन होता है, या फिर फोर्स का यूनिट क्या होता है, ये फोर्स बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, ठीक। तो अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स जो होता है वो बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास का यूनिट क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ लिखें, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये पर सेकंड स्क्वायर तो पहले से था, केजी पहले से था, ये क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें वैसे न्यूटन मीटर के ही फॉर्म में दिया हुआ है, केजी के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा दे दिया है। अगर ये न्यूटन का ऑप्शन नहीं रहेगा, केजी के फॉर्म में रहेगा, केजी मीटर सेकंड के फॉर्म में रहेगा, तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे पूछा है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज। जब यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटीज का पूछता है तो तुम उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला तुमको याद है, या फिर फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा, तभी तुम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट या फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो। तीसरा चीज़ ये याद रखना कि मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये तुमको ट्वेल्थ में पड़ेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो करंट इंटू एरिया होता है, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बेसिकली याद करना कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो करंट इंटू एरिया होता है, करंट का यूनिट एम्पियर हो जाएगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसमें क्या पूछा है एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली तुम रोटेशन में पढ़ा होगा, वो क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है मास इंटू रेडियस स्क्वायर होता है, ये लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है केजी, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, ये क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन भी होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन अगर एसआई यूनिट पूछेगा तो एसआई यूनिट जो टेम्परेचर का होता है वो क्या होता है केल्विन, ठीक है। कैंडेला जो होता है वो बेसिकली लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है, जूल जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा है एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। दो चीज़ याद करना, पहला चीज़ ये कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम बताए ऊपर में, या फिर 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। एक होता है दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो कौन कौन सा होता है, एक तो प्लेन एंगल होता है, ठीक है, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली किसको बोलते हैं, जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो इन दोनों का जो होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। और ऐसे दो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। इसमें पूछा है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल ही, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है वो क्या होता है रेडियन, ठीक है। इससे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नेदर यूनिट नॉर डायमेंशन। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना तो यूनिट है ना ही डायमेंशन है। एंगल का यूनिट होता है डायमेंशन नहीं होता है, एनर्जी का यूनिट भी होता है डायमेंशन भी होता है। रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी तुम अगर एनएलएम वगैरह में पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा। मान लो ए एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, बी एक बॉडी और मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी बी ए बी, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये बेसिकली होता है बी ए माइनस बी बी, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 8 मीटर पर सेकेंड।
तो इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, -3 मीटर पर सेकंड। इसका भी यूनिट होता है, मतलब याद रखना कि रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली दो वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, तो इसका यूनिट होगा। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी एक मटेरियल का डेंसिटी, ठीक है, दूसरे मटेरियल के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये तो डिवीजन का है, मतलब ऊपर जो डेंसिटी का यूनिट होगा नीचे जो डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा वो कट जाएगा, मतलब ओवरऑल रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नेदर यूनिट्स नॉर डायमेंशन। तो इसका ना ही यूनिट है, अब इसका यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा, तो इसमें जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को थीटा से डिनोट करते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला याद करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन के लिए तुमको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो रटना होगा। रटने से अच्छा है कि तुम फॉर्मूला याद रखोगे तो काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो यूनिट ऑफ ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो बेसिकली होता है प्रेशर इनटू टाइम, ये याद रखना, ठीक है। यूनिट डेरिवेशन के लिए तुमको इस तरह का सिंपल फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, जिससे तुमको आराम से वो सॉल्व कर सको क्वेश्चन, ठीक। प्रेशर का यूनिट जो होता है उसमें देख रहा हो पास्कल का टर्म आ रहा है, तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, ठीक। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो पास्कल सेकंड हो जाएगा। मान लो इस केस में पास्कल अगर इसका यूनिट नहीं दिया होता तो प्रेशर का यूनिट, प्रेशर बेसिकली क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा और 1 मीटर है ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा, मतलब ऊपर एम में 1, ये स्क्वायर है नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो एम 1 - 2 हो जाएगा, और ये पर सेकंड स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा के जी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में ना दिया रहे, पास्कल ना दिया रहेगा, तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, के जी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो पहले भी बता चुके हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट, दो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होते हैं। तो दो होते हैं, एक सॉलिड एंगल, एक प्लेन एंगल। इसमें बेसिकली एंगल दिया हुआ है, तो एंगल जो होता है उसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। 33 नंबर देखना है, इसमें क्या पूछा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। जब ग्रेविटेशन पढ़ाए थे उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स बताए थे वो क्या होता है, जी m1 m2/r², जो कि दो मास के बीच बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ये कैपिटल जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो इसको अगर हम निकालना है, इसको एक साइड करेंगे, बाकी सारे को एक साइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा FR² अपॉन M1 M2, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, MLT - 2, ठीक है। ये आर बेसिकली डिस्टेंस होता है, तो इसका क्या हो जाएगा L², ठीक है। आर स्क्वायर डिस्टेंस ही होता है ना, कि दो मास पार्टिकल है उसके बीच में अगर आर डिस्टेंस है, दो मास पार्टिकल अगर M1 M2 है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो G m1 m2/r² होता है। ये फोर्स है तो फोर्स का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला MLT - 2, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है मतलब L²। ये मास है, मास का स्क्वायर क्या हो जाएगा M², ठीक है। ये M² जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक M है और नीचे 2 है, 1 - 2 क्या हो जाएगा M - 1 हो जाएगा, ठीक। ये L है, ये L² है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा LQ हो जाएगा, और ये T - 2 वैसे ही रह जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा M - 1 LQ T - 2 सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, ठीक है, याद रखना। अब टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या होता है टाइम का, टी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा T⁻⁻1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि M0 L0 T⁻⁻1, तो ये क्या हो जाएगा M0 L0 T - 1 फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली याद रखना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है LT - 1, टी नीचे टाइम है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी। ये टी ऊपर जाएगा T⁻⁻1 हो जाएगा, -1 पहले से था, -1 + -1 क्या हो जाएगा LT - 2। या फिर बेसिकली एक्सेलरेशन का तो सबको याद ही रहता है कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT - 2 होता है। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है MLT - 2। वर्क डन या फिर एनर्जी का जो होता है वो क्या होता है ML² T - 2, ठीक है।
सेम एज पावर का भी सबको याद रहता है, इसका क्या होता है ml² t-3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट इज, लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या होगा। तो जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेगा तुम लोग, उसमें एक फॉर्मूला होता है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट, मास इंटू लेटेंट हीट। तो ये क्यू जो होता है वो हीट एनर्जी होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अभी बताया, एनर्जी का यूनिट ml² t-2 हो जाएगा। हमको बेसिकली एल का निकालना है, मास को इधर ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाय एम। अब हम एल का डायमेंशन निकालना है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml² t-2, एम का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम, और ये एल का डायमेंशन ही हमको निकालना है लेटेंट हीट का, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल क्या बच जाएगा l² t-2। तो इसका क्या हो जाएगा m0 l²t-2। इसमें ऐसा दिया नहीं होगा, तो ये बेसिकली इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा m0 l²t-2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी बताया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली इसका यूनिट या फिर डायमेंशन हमको निकालना है, तो प्रेशर इंटू टाइम से याद रखना कि प्रेशर इंटू टाइम से हमको फाइंड करना है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का होता है mlt-2 अपॉन एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा l², और टाइम का क्या हो जाएगा t, ठीक है। ये l² ऊपर जाएगा तो l⁻⁻2 हो जाएगा, और ऊपर 1 पहले से है, 1 - 2 क्या हो जाएगा ml-1, l है नीचे l² है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 l-1 हो जाएगा, ठीक है। और ये t-2 है, यहाँ t⁻1 है, t-2 दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो होता है वो a होता है, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ml-1 t-1, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, अगर वेलोसिटी हम नॉर्मली लेते हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। एंगुलर वेलोसिटी होता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम। अब ये बेसिकली थीटा होता है। ये एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, मान लो कोई सा भी पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में ये जो थीटा एंगल रोटेट हुआ है इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जितने टाइम में ये गया उसको मान लो टी टाइम ले लिया, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब थीटा बाई टी। अभी बताएं कि एंगल का कोई सा भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो टी का डायमेंशन सिर्फ होगा मतलब 1/t। तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t⁻⁻1। तो इसका जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m0 l0t-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी बताया क्या होता है ml²t-2 फोर्स होता है अपॉन एरिया हो जाएगा, तो ये ml-1 t-2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा है। तो इसके लिए तुम जब केमिस्ट्री पढ़ेगा उसमें एक फॉर्मूला पड़ेगा E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी जो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है t⁻⁻1, क्योंकि वो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, मतलब इसका डायमेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा t⁻⁻1। हमको इसका डायमेंशन निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो ये न्यू को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E/न्यू। जो ये क्या होता है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा ml²t-2, ठीक है। न्यू का डायमेंशन क्या है t-1, ये t-1 ऊपर जाएगा तो t+1 हो जाएगा, मतलब t⁻1। तो ये ml²t-2 +1 क्या हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ml²t-1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ml²t-1 ए नंबर, ठीक है। इससे पूछा डायमेंशन ऑफ टॉर्क, ये बेसिकली पहले भी बता चुके, टॉर्क क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स होता है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस का यूनिट जो होगा डायमेंशन क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2, तो इसका क्या हो जाएगा सेम है ml²t-2। दूसरा चीज़ याद रखना कि टॉर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखना, इसमें पूछा है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहला चीज़ तुम समझो कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मास का m, वेलोसिटी का LT-1। तो ये क्या हो जाएगा mlt-1। अगर हम एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम में बस कुछ नहीं करना है, मास इंटू वेलोसिटी ये भी होता है, बस एक लेंथ का टर्म आ जाता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू, वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो एक रेडियस लेता है, ठीक है। तो उस केस में ये एक और लेंथ का टर्म आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा
बेसिकली इसका एम एल टी माइनस वन था, इसमें एक और लेंथ का टर्म मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो एम बी आर होता है, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी है, तो पहले से मोमेंटम का एम एल टी माइनस वन था, अगर एक लेंथ का टर्म और मल्टीप्लाई करें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा ए नंबर। इसमें देखते हैं, पूछा है डायमेंशन ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तुम याद रखना कि ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है। इससे तुमको इसका यूनिट और डायमेंशन याद करना इजी हो जाएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर होता है। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टेम्परेचर का जो होता है वो क्या होता है, थीटा या फिर के से इसको डिनोट करते हैं। तो बेसिकली इसमें के दिया हुआ है, तो टेम्परेचर को हम, टेम्परेचर एक अभी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताए थे उसमें से एक टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन हम शो करते हैं वो कैपिटल के या फिर थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। टेम्परेचर को जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा इसमें से आंसर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। याद रखना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पड़ेगा तो उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, ठीक है। मान लो कोई सा भी मटेरियल है, ठीक है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। मान लो हायर टेम्परेचर T1 है, T1 ज़्यादा टेम्परेचर पे, T2 कम टेम्परेचर पे। तो इधर हीट फ्लो होगा T1 से T2 में, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे है तो ये जो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी बाई एल, और जो ये के होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो हमको इसी का निकालना है। तो ये डी क्यू बाई डी टी तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। के का निकालना तो के को एक साइड लेके जाएंगे, तो ये एल अगर डिवीजन में है तो इधर क्या चल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। और ये ए डेल्टा टी इधर डिवीजन में था तो ए डेल्टा टी इधर डिवीजन में चल जाएगा और ये के बचेगा। अब इसका हमको डायमेंशन निकालना है, ये थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के का, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी वो क्या है, बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम है, मतलब पावर है, ठीक है। पावर का क्या होता है, या फिर डी क्यू हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी का क्या हो जाएगा, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लेंथ का क्या होता है, ये लेंथ है बेसिकली, तो लेंथ का एल हो जाएगा। ये एरिया है तो एरिया का बेसिकली एल स्क्वायर होता है। और ये चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर को अभी हम ऊपर बताए थे कि टेम्परेचर को हम शो करते हैं किससे, के से या फिर थीटा से, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक एल से ये एक एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एम ही रह जाएगा। नीचे एक एल है, ऊपर एल स्क्वायर है। ये एल ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, मतलब एल स्क्वायर में से एक एल जाएगा तो एल बचेगा, तो ये एल सिर्फ बचा। ये टी नीचे है और ये टी माइनस टू ऊपर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी माइनस थ्री हो जाएगा। और ये के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा के माइनस वन हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन। तो ये ऑप्शन नंबर ए, एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका भी एक फॉर्मूला पड़ेगा कि हीट एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, जिसमें एस जो होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हमको इसका निकालना है, तो ये दोनों इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, मतलब डेल्टा क्यूब बाय एम डेल्टा टी। डेल्टा टी बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर है, एम जो है वो मास है। ये हीट एनर्जी का जो डायमेंशन होगा सेम एज एनर्जी होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। मास का मास ही होगा, और चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर का क्या होगा के, ठीक। ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू और के माइनस वन। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे पूछा है विच फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये बेसिकली सबको याद रहता है कि ये प्रेशर का डायमेंशन होता है, ठीक है। क्योंकि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम एल फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। और इसमें जब हम एरिया डिवाइड करेंगे, मतलब एल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू याद रखना प्रेशर का होता है, और सेम एज स्ट्रेस का भी होता है। इससे पूछा है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज। जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम एज एनर्जी होगा। कोई सा भी एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई सा भी एनर्जी है तो उसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एनर्जी के बराबर होगा। और एनर्जी और वर्क जो होता है वो दोनों इक्विवेलेंट होता है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो ये याद रखना, वर्क का और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक। और दोनों का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक। इसमें पूछा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन। का डायमेंशनल फार्मूला सेम एज किसके होते हैं, अभी बताया ऊपर, एनर्जी के बराबर होता है, ठीक। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन एज इम्पल्स। तो जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे इम्पल्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है।
अब ये मोमेंटम में चेंज है, मतलब एक टाइप से मोमेंटम ही है। m2 माइनस m1 करेंगे तो उसका यूनिट जो होगा वो सेम ही रहेगा ना। तो ये मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वही सेम है, इसका भी इम्पल्स का भी डायमेंशन होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, विच एसआई यूनिट इज यूज टू मेजर लुमिनस इंटेंसिटी। तो जब सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताया उस केस में एक लुमिनस इंटेंसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडेला, याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस इक्वेशन। ये सब तीनों इक्वेशन जो दिए हुए हैं बेसिकली रेनॉल्ड्स इक्वेशन, उलर्स इक्वेशन, वेबर्स इक्वेशन, बेसिकली ये रेनॉल्ड्स, उलर्स, वेबर्स, ये तीनों एक कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का कोई सा भी डायमेंशन नहीं होता है। तो ये तीनों जो होता है वो डायमेंशन लेस इक्वेशन होता है, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। किसका किसका सेम डायमेंशन है। तो अभी ऊपर में भी बताया कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, तो इम्पल्स और मोमेंटम का सेम यूनिट होता है। अगर तुमको दिख जाता है ये सब तो ठीक है, नहीं होता है तो तुमको ऑप्शन को इलिमिनेट करना होगा और तुमको एक एक करके देखना पड़ेगा कि फोर्स का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ml² t−2। सरफेस टेंशन बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फ्लूइड्स में भी पढ़ाएंगे, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स के बराबर तो होगा नहीं, ml² t−2 अपॉन एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का बेसिकली mlt−2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, mt−2। तो इस तरह से इसका चेंज कर जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का जो होता है वो उसका दोनों का अलग होगा। टॉर्क बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो दोनों का अलग हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट दोनों का फॉर्मूला था, बताया था कि Q इज इक्वल टू एम एल, इसमें एल जो होता है वो लेटेंट हीट होता है। एक फॉर्मूला बताया था हीट एनर्जी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो इस केस में बताया था ये स्पेसिफिक हीट होता है। ऐसे क्लियर दिख रहा है कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का डायमेंशन अलग अलग होगा। जो पूछा कि सेम पे कौन सा पेयर है जिसका सेम डायमेंशन है, तो इम्पल्स और मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। ठीक। मैं पूछा व्हेन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस व्हाट डज इट मीन इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है दे हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जरूरी नहीं होता है। दे आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, दे हैव द सेम यूनिट्स, दे आर प्रोफेशनल, तो इसका जो यूनिट याद रखना है, दे हैव सेम यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर दो का इम्पल्स और मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, ठीक है, तो दोनों का अगर डायमेंशन सेम है तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा। ठीक है। तो इसका जो सबसे ऑब्वियस आंसर लग रहा है वो क्या हो जाएगा, दे हैव द सेम यूनिट। ठीक है। तो चलिए यहीं तक क्लास होगा खत्म।